तारीख 14 जून, दिन मंगलवार। बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मैं हूं मानसी दास और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। सरकार पहली बार एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी पर लेकर आ रही है, बड़ी बात है, ये डूएबल है। मोदी का ऐलान, 1.5 साल में देंगे 10 लाख नौकरियां। लेकिन इस वादे को पूरा करना सरकार के लिए कितना होगा आसान? हर साल कम से कम 70-80 लाख नए लोग, युवा जो लेबर मार्केट में आते हैं, उसमें 10 लाख तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। जानेंगे मोदी के इस वादे पर क्या कह रहे हैं युवा। मेरे को तो लगता नहीं कि वो दे पाएंगे, क्योंकि 10 लाख सिर्फ पेपर पे ही है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 2014 से गवर्नमेंट आई है, तब से तो सिर्फ वादे ही किए हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं देश दुनिया का हाल अंजुम शर्मा से। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2026-27 तक $5 ट्रिलियन और साल 2033-34 तक $10 ट्रिलियन तक बन जाएगी। वो यूएनडीपी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत अभी $3.3 ट्रिलियन पर है और भारत दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रवर्तन निदेशालय पर कानून का पालन न करने का आरोप लगाया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस कानून के दुरुपयोग को लेकर विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शेड्यूल ऑफेंस के बारे में पूछ रही है, लेकिन ईडी की ओर से जवाब नहीं दिया जा रहा है। यूपी में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर कुछ रिटायर्ड जज और वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से तत्काल दखल देने की अपील की गई है और कस्टडी में रखे गए लोगों पर हिंसा और घरों पर बुलडोजर चलाने जैसी गतिविधियों पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है। दक्षिणी ईरान के फिरोजाबाद केक फैक्ट्री में धमाके के बाद हुए केमिकल लीक के कारण 130 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से अधिकांश लोग नाइट्रोजन के संपर्क में आए थे, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। लीक के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। श्रीलंका में तेजी से खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार के संकट और कच्चे तेल की कमी की समस्या के बीच कैबिनेट ने 3 दिन के सप्ताहांत वाली एक योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार अगले 3 महीने तक अब सरकारी कर्मचारी सप्ताह में 4 दिन काम करेंगे और उन्हें 3 दिन का सप्ताहांत अवकाश मिलेगा। चीन और ताइवान द्वीप के बीच समंदर के हिस्से पर चीन के अपने संप्रभुता का दावा करने के बाद ताइवान ने इस हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र का हिस्सा घोषित कर दिया है। ताइवान ने कहा है कि इस इलाके में विदेशी मुल्कों के जहाज अबाध्य आ जा सकते हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। चीन इसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका चीन के इस दावे का विरोध करता है। मैक्सिको में गुस्साई भीड़ ने एक राजनीतिक सलाहकार डैनियल पिकाजो की हत्या कर दी है। मैसेजिंग ग्रुप में डैनियल पर बच्चे के अपहरण का आरोप लगा था। अधिकारियों के मुताबिक पुएबला शहर में 31 साल के डैनियल पिकाजो पर 200 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर कर उस कार में आग लगा दी जिसमें पुलिस ने उन्हें सुरक्षा के लिए बैठाया था। स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना को बर्बर कहा है। और भारतीय फुटबॉल टीम ने लगातार दूसरी बार AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत को ये मौका उस समय मिला जब फलस्तीन ने फिलीपींस को 4-0 से हरा दिया। भारत ने 2023 के AFC एशिया कप के लिए क्वालिफाई करने से पहले 2019, 2011, 1984 और 1964 में भी इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव। आपके साथ मैं हूं मानसी दास और मेरा नाम है अंजुम शर्मा। और मानसी, आज का दिन बड़ा खास है, खासकर युवाओं के लिए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने आज एक ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने सभी सरकारी विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की है और अगले 1.5 साल में मिशन मोड के तहत 10 लाख लोगों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। अंजुम, 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां, आंकड़ा तो बड़ा है, लेकिन क्या पीएमओ ने इस पर कुछ और कहा है कि किन किन विभागों में नौकरियां बनेंगी? देखिए मानसी, इस बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा गया है, लेकिन मैं आपको
आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार संसद में कहा था, आपको याद हो कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभागों में 8,72,000 पद खाली पड़े थे। यह आंकड़ा छोटा नहीं है मानसी, अगर आप देखें तो 8,72,000 पद। और लेकिन ये अगर देखा जाए कि पिछले 2 साल से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और इस दौरान बेरोजगारी दर तो बढ़ी ही है, क्या इस संबंध में कोई जानकारी आपके पास है, कोई आंकड़ा? जी, मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं कि CMIE है एक सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका एक आंकड़ा आया था कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी दर है, वो अप्रैल 2022 में 7.83% रही है। और आपको याद होगा जब निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने यूनियन बजट 2022-23 जब वो पेश कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि भारत अगले 5 सालों में 60 लाख नौकरियां देगा। 5 साल में 60 लाख नौकरियां देगा, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1.5 साल में 10 साल नौकरियां देंगे। और एक और आंकड़ा है, वो है NSO का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है मानसी, उसका जो पीरियोडिक लेबर फोर्स आंकड़ा है, वो कहता है कि भारत में जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर जो बेरोजगारी दर है वो ग्रामीण की तुलना में ज्यादा है। जी, कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के इस बयान पर आज टिप्पणी की है और बोला है कि सरकार अपना 2 करोड़ का वादा कब पूरा करेगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज ट्वीट कर कहा था कि सरकार को 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन अब बात कर रहे हैं 10 लाख नौकरियों की। क्या इस पर किसी और की भी कोई प्रतिक्रिया आई? बिल्कुल आई, और असदुद्दीन ओवैसी की आई। AIMIM जब वो बोलते हैं तो ध्यान खींचते हैं, और आज उन्होंने इसका श्रेय जो है मानसी अपने सर ले लिया। कहा कि मैंने एक आंकड़ा बीजेपी के नेताओं के हवाले से एक जगह रखा, प्रधानमंत्री ने उस आंकड़े को लिया। वरुण गांधी बिल्कुल। वरुण गांधी ने क्या कहा मानसी? वरुण गांधी ने एक रिपोर्ट रखी थी जिसमें उन्होंने बेरोजगारी के आंकड़े की बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि नए रोजगार पैदा करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ जो खाली पड़े हुए हैं पद, उनको भरने की कोशिश करनी चाहिए। और वरुण गांधी बीजेपी से नेता हैं और पीलीभीत से सांसद हैं। अच्छा, इस युवा पर युवा क्या कह रहे हैं? क्या इस बारे में हमारे पास कोई युवाओं की आवाज़ें हैं? बिल्कुल आवाज़ें हैं। युवाओं ने काफ़ी अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया है, सुन लेते हैं। मेरे ख्याल से 10 लाख से ज़्यादा देने को ना उन्होंने, क्योंकि बेरोजगार लोगों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 10 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को तो लगता नहीं कि वो दे पाएंगे, क्योंकि 10 लाख सिर्फ पेपर पे ही है। वो 10 लाख देना बहुत बड़ी बात है। आज मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किए वो बहुत अच्छी बात है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और 10 लाख जॉब ये कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 2014 से गवर्नमेंट आई है, तब से तो सिर्फ वादे ही किए हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट नौकरी का बोल रहे हैं, सब तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब सरकारी नौकरी बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है क्या? लेकिन देखा जाए तो कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की जो स्थिति हुई, व्यापार खासकर छोटे व्यापार पर जो असर पड़ा, उसे देखते हुए अधिक नौकरियों की जरूरत तो थी, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये घोषणा जो है कुछ महीनों पहले होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, और इस बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स बोलते भी हैं, क्योंकि अगर आप कोरोना के टाइम पे आंकड़ा देखें मानसी, तो बहुत से लोगों की नौकरियां गई थी, खासकर सैलरीड लोगों की। जी बिल्कुल, मैंने आपसे कुछ देर पहले आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमन तिवारी से बात की और उनसे यही समझने की कोशिश की कि सरकार की इस घोषणा से क्या अर्थव्यवस्था को कोई फायदा पहुंचेगा। इस सवाल के जवाब के लिए हमें इंडिया के जॉब मार्केट को समझना पड़ेगा, और वो जितने भी जॉब लॉसेस भारत में हुए कोविड में, उसमें मैक्सिमम जॉब लॉसेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुए, असंगठित क्षेत्रों में हुए, जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स एजुकेशन में गए। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा रिटेल में गया, कुछ हिस्सा बाकी जो कॉन्टेक्ट बेस्ड सर्विसेज में थी। उनकी रिकवरी सरकार से नहीं हो सकती। उनकी रिकवरी तो जब इकोनॉमी में डिमांड आएगी और वो जॉब्स दोबारा आएंगे वापस, तब उनसे हो सकती है। इकोनॉमी की नॉर्मल रिकवरी जब आएगी, जब वो रिटेल स्टोर खुलेंगे, जब स्कूल खुलेंगे, जब हेल्थ केयर सर्विसेज या होटल्स वापस लौटेंगे, तब वहाँ नौकरी। यानी हम मोटा मोटा ये कहें कि जब अर्थव्यवस्था पूरी पटरी पर लौटेगी तभी वहाँ पर भी नौकरियां आएंगी। वहाँ नौकरी। तो जो जॉब लॉस हुए थे उनका और इस एम्प्लॉयमेंट की घोषणा के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं। सरकार ने जो 10 लाख नौकरियां दी हैं, ये डुएबल है, सरकार इसे दे सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और भी स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएंगी, तो हमें पता चलेगा कि इसका रोड मैप क्या है, किस स्तर की नौकरियां हैं,
पहला सवाल। दूसरा ये कि वो नौकरियां स्थायी जॉब हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल है, क्योंकि सरकार बहुत सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देती है, बहुत सारी नौकरियां एड हॉक बेसिस पे देती है। तब हम पता चला पाएंगे कि किन युवाओं के लिए होंगी ये। दूसरा प्रश्न ये है इसमें इसके साथ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात हमें ये समझ में आएगी कि ये वो बैकलॉग है भारत में नौकरियों का, जिसका एक बहुत छोटा हिस्सा इससे पूरा हो रहा है, क्योंकि भारत के लेबर फोर्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अंतिम बात है कि सरकार नहीं दे सकती, सरकार नौकरियां तो बाजार ही देगा। जॉब्स की जो शॉर्टेज है वो इकोनॉमी की रिकवरी के साथ पूरी होगी। जी, यानी सरकार एक हद तक तो इस चीज को एड्रेस कर सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर इस मुद्दे को एड्रेस करना है तो आपकी निर्भरता बाजार पर ही होगी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर हमें अच्छी नौकरियां चाहिए, क्वालिटी जॉब्स चाहिए, जो कि केवल 3 करोड़ हैं, उनमें भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स की ग्रोथ देखें तो कोविड से पहले तक 2016 से 2020 के बीच में इंडिया के ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो 2000 से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट ही जीडीपी की ग्रोथ रेट से कम थी। 5% से ज्यादा वहीं जॉब नहीं बढ़ रहे थे उन्होंने, और सैलरीज की ग्रोथ रेट तो और भी कम थी, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही थी। तो एक्चुअल जॉब्स तो निकलेंगे इंडस्ट्री से, इन्वेस्टमेंट से, और जो नए एरियाज जहां जॉब निकल रहे थे, जैसे स्टार्टअप एक एरिया था जहां से जॉब्स आना शुरू हुए थे। हमने अब फरवरी से लेकर मई के बीच में स्टार्टअप्स में करीब 10,000 लोगों के जॉब्स जाते देखे, जो अभी जॉब कट चल रहा है क्योंकि इनके पास कैपिटल की, फंडिंग की शॉर्टेज है। सरकार ने भारत में रोजगारों का बाजार कभी तैयार भी नहीं किया और उसमें कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया। बाजार ने ही अपने लिए बाजार तैयार किया। सरकार पहली बार एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी पर लेकर आ रही है, बड़ी बात है। सरकार की अपनी सीमा, उस सीमा के भीतर 10 लाख नौकरियां भी अगर 1.5 साल में समय पर दी जा पाई, अगर उसका रोड मैप सामने आता तो ये बताया जा सकता है कि वो कब तक कितनी मिल पाएंगे। एक जगह तो कुछ ना कुछ राहत मिलेगी किसी भी स्तर पर, सरकारी नौकरियों के स्तर पर की होगी, लेकिन ये भारत के टोटल जॉब फेमाइन का है, जो रोजगारों का जो अकाल है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। और इंडिया की हाई ग्रोथ एरा में भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट बहुत हाई रही है, और यही भारत की अर्थव्यवस्था की बड़ी चुनौती है। जी, आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमन तिवारी ने जिस सवाल पर अपनी बात छोड़ी है वो यही है कि क्या इस संख्या में नए रोजगार दे पाना सरकार के लिए आसान होगा, और ये भी कि फिर सरकार का वादा जो था वो तो हर साल 2 करोड़ नौकरियों का था। 2 करोड़ नौकरियों का था, और अगर सरकार के इस पूरे कार्यकाल को देखें, दोनों कार्यकाल को देखें, तो 8 साल में होती हैं 16 करोड़ नौकरियां। बिल्कुल। आप वो नहीं दे पाए, तो क्या 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दे पाना संभव होगा? मैंने इस पर वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार MK वेणु से बात की और उनसे यही पूछा कि इस वादे को पूरा किया जा सकता है। ये सरकार, आपको याद होगा, मोदी जी जब 2014 में पावर में आए, बीजेपी पावर में आई और प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने साल में 2 करोड़ नए रोजगार का वायदा किया था। वो वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ है। उससे तुलना करें तो 10 लाख अगले 1.5 साल में तो बहुत ही कम है। तो ये तो एक टारगेट की बात है, मगर बड़ा मुद्दा ये है कि आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक ऐसे दलदल में फंसी है जहां रोजगार एक लेवल पे बिल्कुल स्टैग्नेट हो गया और नीचे जा रहा है, और इसके कई कारण है और बड़े स्ट्रक्चरल कारण है, जो अर्थशास्त्री जिसको बहुत ही गंभीर तरीके से इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, मगर सरकार इसको मानती नहीं है, नजरअंदाज करके बैठी हुई है। और ये सरकार की सोच है कि किसी तरह अपने आप रोजगार वापस आ जाएगा, थोड़ा बहुत अगर अर्थव्यवस्था विकास दर बढ़ोतरी होगी तो आ जाएगा वापस, मगर ये नहीं आएगा और इसके कई कारण है। लेकिन 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां, यानी कि आपके पास बहुत सारी पद खाली पड़े हुए थे, आप इसलिए 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। तो अब तक ये बात क्यों नहीं उठ रही थी? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं? सही कह रहे हैं, इनके प्लानिंग में कुछ नंबर है इस तरह का, 10 लाख जो भी है, 10.5 लाख, वो इसको लेके भी हो सकता है कि अभी 2024 अभी ज्यादा दूर नहीं है। 1.5 साल में इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगा 2024 का, तो कई वैकेंसीज खाली है जिसका हमें पता है। कई सालों से लोग कहते हुए आ रहे हैं, रेलवेज में खाली हैं और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में खाली हैं। अब कोविड के टाइम आपने देखा हेल्थ वर्कर्स की इतनी कमी थी, और खासकर जो हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी स्टेट्स में आप देखें, साउथ में हेल्थ वर्कर जो है, हेल्थ केयर की स्थिति कहीं ज्यादा अच्छी है, और साउथ में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो हेल्थ स्कीमें हैं वो अच्छी चलती नहीं है। मगर हिंदी जो स्टेट्स है जहाँ पे बीजेपी सरकार का पूरी तरह निर्भर है पावर में रहने के लिए, यूपी, मध्य प्रदेश, जो भी है, बिहार वगैरह, तो वहाँ पे हेल्थ केयर की स्थिति इतनी खराब है और कोविड के जमाने में इतना बुरी तरह एक्सपोज हुए थे कि कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे लोग नहीं थे, नर्स नहीं थी, डॉक्टर नहीं पहुंचते। तो ये सारे रोजगार के मेरे हिसाब से मौके हैं, और शायद वो सरकार ये सोचे कि इन मौकों को पूरी तरह इस्तेमाल शायद उसका करे, तो उस हिसाब से ये इनका कुछ अंदाजा होगा 10 लाख का। मगर फिर से मैं कह रहा हूँ कि उससे पूरी जो
अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बहुत ही गहरा एक स्ट्रक्चरल इशू है, इस पे और सोच विचार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें, आप कह रहे हैं कि आप नौकरियां देंगे, ठीक है, सरकार नौकरियां देगी मान लिया, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ जॉब कैसी होगी? मतलब आप ऐसा तो नहीं है कुछ भी करवाने लग जाएंगे? जैसे कि CMIE का एक आंकड़ा आया था, उसमें क्लियरली वो आंकड़ा बोलता है कि 7.83% अप्रैल में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जिसमें अर्बन एरियाज यानी जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर 9.22% है और 8.28% के मुकाबले, और जो रूरल एरियाज हैं वहां पर 2% कम अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी वहां पर कम है। तो शहरी क्षेत्र में आप किस तरह का रोजगार देना चाहते हैं? कहां से आएगा बजट, कहां से आएगा? देखिए, रूरल एरियाज में शायद इसलिए भी कम है क्योंकि जो महात्मा गांधी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट रूरल रोजगार योजना है, जो उससे थोड़ा बहुत जो साल में 100 दिन की जो सरकार का जो प्रावधान है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट अंडर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी लेजिस्लेशन, वो मिलता है, तो उससे हो सकता है थोड़ी बहुत राहत रूरल एरियाज में, मगर वहां पे भी काफी प्रॉब्लम है अभी। उसका मैं आपको एक सिंपल मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, और ये आंकड़ा ये इसी सरकार का जो पीछे 1 साल पहले एक सर्वे आया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहा जाता है उसको, PLF सर्वे, और उसमें ये उभर के आया कि हिंदुस्तान में करीब 52% लोग जो टोटल जो एम्प्लॉयड है, जो करीब मेरे ख्याल 450 मिलियन एम्प्लॉयमेंट है टोटल, उसका जो 52% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपने देखा होगा रूरल एरियाज में, अर्बन में अपनी छोटी सी वो चला रहे हैं, थोड़ा अपना कोई एक खोखा खोल रखा है या कुछ सड़क पे कुछ बेच रहे हैं, पकौड़े भी बेच रहे हैं, जैसे तल रहे हैं। वो जो तबका है जो खुद जहाँ पे पूरा परिवार शायद बैठ जाता है सामान बेचने के लिए, वो सेल्फ एम्प्लॉयड 52% है। MK वेणु थे और बता रहे थे कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी भी हालत अच्छी नहीं है, मानसी। वैसे इसके अलावा आज एक और अहम घोषणा हुई है जिसमें भारतीय सेना के 3 प्रमुख सेनाओं में छोटी अवधि की नियुक्तियों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है। इसके बारे में कुछ बताइए। ये युवाओं के लिए एक खास स्कीम होगी जिसका फायदा 17 से 21 साल के युवा ले सकेंगे। ये भर्तियां 4 साल के लिए होंगी, बता दें, 4 साल के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 10वीं और 12वीं रखी गई है। यानी इसके तहत जितना मैंने भी पढ़ा 40,000 युवा सेना में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी एक सवाल इसमें आ रहा है कि 4 साल की नौकरी के बाद फिर आगे क्या होगा। तो बोला ये जा रहा है कि 4 साल के बाद उनका मूल्यांकन होगा और उस आधार पर 25% जवानों को नियमित किया जाएगा। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। इसे आप BBC हिंदी के फेसबुक और YouTube चैनल पर लाइव सुन रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मानसी दास। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। अब तक आप सुन रहे थे दिन भर की बड़ी खबरें। आगे सुनेंगे कबीर जयंती पर खास पेशकश और खेल जगत की हलचल भी, और सीमा चिश्ती का इंटरव्यू भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले अंजुम देखें कि श्रोता क्या कह रहे हैं। रामचंद्र कुमावत लिख रहे हैं फेसबुक पर कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। इसी तरीके से हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में अब जो है बेरोजगार की दर बढ़ती जा रही है। ये बात घनश्याम यादव लिख रहे हैं। वहीं अभय कह रहे हैं कि दिन भर का एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाना ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि अलग अलग एंगल्स उनको मानसी पता लग रहे हैं। जी, कुलदीप जाखड़ लिखते हैं सकारात्मक कदम है। श्रीकांत वर्मा ने सवाल पूछा है 1.5 साल बाद क्या चुनाव हैं। जी, असीत कुमार सिंह कहते हैं कि जैसे हर व्यक्ति को 15 लाख देने का वादा था, क्या ये वादा भी वैसा ही है। और यूट्यूब पे तो हमारे कई श्रोता हैं जो इसे जुमला कह रहे हैं। जी, आज सवेरे अंजुम मैंने ये देखा कि आप बड़े सीरियसली एक किताब पढ़ रहे थे। क्या किताब थी? वो किताब दरअसल BBC की हमारी पुरानी साथी रही हैं सीमा चिश्ती, और उन्होंने एक किताब लिखी सुमित्रा एंड अनीस। सुमित्रा और अनीस उनके माता पिता का नाम है और उस पूरा नाम है उस किताब का सुमित्रा एंड अनीस टेल्स एंड रेसिपी फ्रॉम खिचड़ी फैमिली, खिचड़ी परिवार। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। हाँ, इस किताब में है क्या? दरअसल इस किताब में दक्षिण भारत उत्तर भारत का एक मेल है, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम का मेल है। किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होते हैं बल्कि एक साथ रहते हैं। धर्म संस्कृति का एक मेल जोल ताना बाना, और उम्र का एक यंग है, एक की उम्र ज्यादा है, तो इस तरीके से खिचड़ी पूरी की पूरी बनती है। मैंने भी सीमा चिश्ती से बात की और जानना चाहा कि भाई खिचड़ी परिवार क्यों?
देखिए, परिवारों का जहाँ तक चलन है भारत में या दक्षिण एशिया में आप देख लें तो उसमें कास्ट बिल्कुल तय होती है, सेट है, मालूम है कहाँ शादी होनी है। मतलब शादी के थ्रू पूरी जो सामाजिक व्यवस्था जो चली आ रही है कई सदियों से वो मेंटेन होती है। लिहाजा चावल दाल का साथ आना एक तरह से मुश्किल ही होता है परिवार में। लेकिन मैं जब सोचती हूँ अपने परिवार के बारे में तो मैंने देखा कि मेरी अम्मा साउथ से उनका ताल्लुक है, वो मैसूर की हिंदू महिला, उनकी शादी यूपी में देवरिया से आने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई। तो मुझे लगा कि कुछ दाल चावल का मिश्रण ही है मेरा जन्म, और मेरा खिचड़ी परिवार है। मतलब हिंदू मुस्लिम चीज़ों का, उनकी कल्चरल सेंसिबिलिटीज का एक साथ आना, उनका साथ रह पाना। एंड खिचड़ी बहुत मुफीद चीज़ होती है, और एक समय पे जब समाज बीमार हो, उसको अच्छे सेहत की ज़रूरत हो, उसको अपना स्वास्थ्य इम्प्रूव करना हो, बेहतर बनाना हो, तो खिचड़ी से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उस शीर्षक में शामिल हैं। और फिर मेरी अम्मा ने एक बहुत दिलचस्प रेसिपी की किताब भी छोड़ी हुई थी। उसने तरह तरह के पकवान और घर पे जो जो चीज़ें पकती थी, कुछ बहुत साधारण, कुछ असाधारण, कुछ खास, विशेष, वो सब उन्होंने उसमें लिखी हुई थी। तो एक तरह से दोनों चीज़ों में बहुत फिट बैठ गई खिचड़ी मेरी किताब के शीर्षक के लिए। आपको कब लगा कि ये किताब लिखनी चाहिए आपको? क्या जो भी कुछ भारत में हो रहा है उसको देखते हुए, या एक आपको लगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप या फिर एक फैमिली के प्रति, वो निभा देनी चाहिए? हाँ, कुछ सही होगी। मेरे माँ बाप की कहानी है तो थोड़ा बहुत वो सब्जेक्टिव एलिमेंट रहा होगा कि मुझे मेरे माँ बाप हैं ये, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे लगा, और विशेष रूप से जब मेरे पिता का इंतकाल हुआ 2018 में, और उसके पहले जो एक यूपी में कैंपेन हुआ था और जिसका जिक्र मैं करती भी हूँ अपने इंट्रोडक्शन में, जब प्रधानमंत्री ने यूपी के कैंपेन में कहा था, उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी, और एक तरह से दोनों में फासले को बयान करते हुए। और हम लोग अब तक सुनते आए थे और समझते आए थे इस बात को कि भले ही अलग अलग धर्म के लोग हों, बताया जाता था कि जब आप साथ में जाते हैं अपने, जब आप परमात्मा से मिलने जाते हैं तो एक रास्ता होता है वो जाने का, वो शमशान का हो या कब्रिस्तान का। जब मुझे लगा कि वहां पर भी दरार और अलग अलग रास्ते की बात हो रही है, तो जरा पानी ना सर से ऊपर उठ गया मेरे, और मुझे लगा कि मेरे एक पेरेंट, मेरी मदर शमशान में गई थी, उनकी अंतिम यात्रा वहां तक की थी, मेरे अब्बू की अंतिम यात्रा कब्रिस्तान तक थी। तो मुझे लगा कि मेरा एक तरह से यूं कह लीजिए धर्म बनता था, कर्तव्य बनता था कि मैं इस बात को सामने रखूं, और कोएग्जिस्टेंस, साथ रहना, जो एक बुनियादी सिविलाइजेशनल एक बहुत बड़ी जरूरत है इस पूरे प्लेनेट की, उससे आदमी मुकर नहीं सकता। मतलब आपको साथ रहना ही पड़ेगा, वो स्पीशीज के साथ हो या, और बिल्कुल खुशनुमा माहौल में साथ रह के सामंजस्य एक बनाना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। इस किताब के कवर पेज पे बहुत क्लियरली ऊपर सुमित्रा लिखा है, नीचे अनीस लिखा है, और टेल्स एंड रेसिपीज फ्रॉम अ खिचड़ी फैमिली ये नीचे छोटा लिखा है। सुमित्र मतलब एक अच्छा मित्र, और अनीस का मतलब भी कंपेनियन होता है। जी, अच्छा कंपेनियन होता है, फ्रेंडली। तो दोनों के मतलब कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं। आपको लग रहा था कि इसी वजह से ये किताब में ये दोनों अक्षर बड़े होने चाहिए, या फिर कहीं एक मन में दुविधा नहीं आई थी कि सुमित्र और अनीस अगर मैं बड़ा लिखूं उस हिसाब से इसको पढ़ा जाएगा? मुझे लगता है कि ये ज्यादा डिजाइन एक फैसला था जो प्रकाशक हैं उनकी तरफ से, उन्होंने कई इस तरह के सैंपल दिए, तो ये सबसे उचित लगा। और आजकल आई थिंक चलन ऐसा भी है कि इंडिविजुअल्स पे, व्यक्तिगत उस चीज पे बड़ी केंद्रित रहती हैं चीजें, कॉन्सेप्ट्स का ज्यादा जोर नहीं है आजकल। तो शायद इससे लगा लोगों को कि अगर सुमित्रा एंड अनीस मतलब ये दो लोगों की कहानी है, एट द हार्ट ऑफ इट हमने प्लैनेट की बात की, समाज की बात की, भारत की, इस पूरे खित्ते की बात की, लेकिन उसकी जड़ पे तो दो लोगों की ये कहानी थी, तो उसको बिल्कुल सर्वोपरि रखना चाहिए, उसको बिल्कुल एक प्राथमिकता देनी चाहिए। तो मुझे लगता है यही सोचा होगा डिजाइनर। और सीमा सारी सीमाओं को तोड़ते हुए किताब लिख रही थी। अब जिस तरह से भी आप कहें उसको, जी सीमा चिश्ती थी जी। और अब बात उनकी जिन्होंने कहा माला फेरत चुक गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। आप बताएं अंजुम। कबीर जी। कबीर को कब से पढ़ते आ रहे हैं मानसी? हमको तो लग रहा है बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, किताबों से पढ़ते आ रहे हैं कबीर के दोहे। 15वीं सदी के कवि थे, भक्ति काल के वो ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज पर तीखी टिप्पणियां की थी। आपको पता है आज कबीर जयंती है? कबीर जयंती है, और ट्वीट, नेताओं के ट्वीट आना शुरू हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कबीर को याद किया, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, और कह लीजिए कि कबीर को याद कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कबीर उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। धर्म की बात हो, समाज की बात हो, बहुत तीखे तरीके से प्रहार करते हैं। तो चलिए इस मौके पर श्रोताओं को सुनाते हैं सुनील खिलनानी की श्रृंखला इनकारनेशंस में कबीर पर बनाई एपिसोड के कुछ अंश। इसे कुछ साल पहले रिकॉर्ड किया गया था।
कबीर भक्ति आंदोलन के सबसे मशहूर संतों में से एक हैं, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कविता और गीतों का इस्तेमाल किया। मैबड़ माटी मण दस ना जटका दस गाठी, मैं बाबा का जोध कहाँ हूँ, अपनी मारी गींद चलाऊं। भक्ति आंदोलन वैसा ही था जैसा इस्लाम में सूफी आंदोलन। दोनों का मूल विचार एक ही था, जिसमें खुदा और बंदे, भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं था। न कोई पुजारी, न कोई मुल्ला, न कोई जाति और न ही कोई कर्मकांड। कबीर के जीवन के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कबीर की देह फूलों में बदल गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू उनका अंतिम संस्कार करें या मुसलमान उन्हें दफन करें। कबीर के बारे में न जाने ऐसे कितने किस्से कहानियां हैं, लेकिन जो बात हमें पक्के तौर पर पता है वो ये है कि कबीर का संबंध 15वीं सदी से है। उनका ताल्लुक कपड़ा बुनने वाले मुसलमानों की एक जाति से था और वो बनारस में रहते थे। कबीर के बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लिंडा हेस कहती है, He challenges us. He says, "Hey you know, listen." वो हमें चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, ए सुनो, तुम संत हो, मूर्ख हो, पुजारी हो या मुल्ला, कोई भी हो, कभी कभी वो हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता, हमारी पाखंड और इस तरह की तमाम दूसरी चीजों को खुली चुनौती देते हैं। पहली बार जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो लगता है कि वो हमारे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में कह रहे हैं, लेकिन नहीं, निसंदेह वो हमारे बारे में ही कह रहे होते हैं। कबीर किसी को नहीं बख्शते, सबको आड़े हाथों लेते हैं। धर्म का सहारा लेने वाले हिंदू पंडित और मुसलमान मौलवी खासकर उनके निशाने पर होते हैं, जो कथित निचली जाति के लोगों को दान दक्षिणा के बदले ईश्वर से मिलाने की बात करते हैं। कबीर कहते हैं, जे तू बाभन बमनी जाया तो आन वाट ने काहे न आया, जे तू तुरक नी जाया तो भीतरी खतना क्यों न कराया। कबीर के दोहों का अनुवाद करने वाले अरविंद मेहरोत्रा कहते हैं, There is no aspect of religion that he leaves untouched. धर्म का कोई ऐसा पहलू नहीं जो कबीर से अनछुआ रहा हो, फिर वो चाहे कोई पवित्र ग्रंथ हो या जगह, पूजा पाठ की बात हो या दिन में कई बार प्रार्थना करने की आदत। गंगा नदी के किनारे बसे बनारस को भारत का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। हिंदू इसे काशी कहते हैं। इसे भगवान की शिव की पसंदीदा जगह कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बनारस में हजारों मंदिर और ऐसी जगहें हैं जिनका संबंध अलग अलग भगवान और संतों से है। कबीर चौरा और कबीर मठ ऐसी ही जगहें हैं। कहते हैं कबीर यहाँ एक झोपड़ी में रहते थे। यही वो चबूतरा है जिस पर बैठकर कबीर लोगों को उपदेश देते थे और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। यहाँ लकड़ी की बनी चरण पादुकाएं रखी हैं। कहा जाता है कि ये कबीर की चरण पादुकाएं हैं। मठ का संचालन कबीर के ऊंची जाति के अनुयायियों के हाथों में है। यहाँ आप उन अनुयायियों को देख सकते हैं जो कबीर के दोहे गाते हैं। कबीर उनके लिए एक संत हैं जिनका वो बहुत सम्मान करते हैं। कबीर की वाणी को एक ग्रंथ की शक्ल में संकलित किया गया है जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। ये उन कई तरीकों में से एक तरीका है जिससे ऐतिहासिक चरित्रों को याद किया जाता है, उन्हें सराहा जाता है। फिरहूँ क्या फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्व मुख होते, 100 दिन काहे को भूले। जो माखी सहते नहीं बिहुर, सोच सोच धन कीन्हा, मुँहे पीछे लेहु लेहु करी, भूत रहन नहीं दीन्हा। दे हरि लेबर नारी संग हैं, आगे संग सुहेला, मृतक थान ले संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला। जारे देह भस्म हो जाई, गाड़े माटी खाई। आज कबीर जयंती है और सुनील खिलनानी की श्रृंखला इनकारनेशंस में कबीर पर बनाए एपिसोड के कुछ अंश आपको सुनवा रहे थे। और अब स्पोर्ट्स यानी खेल की बात कर लेते हैं। आज चल रहा है मैच और मेरे साथ में हैं हमारे खेल के एक्सपर्ट आदेश कुमार गुप्त। आदेश जी, क्या चल रहा है मैच में इस समय? देखिए, विशाखापट्टनम में जो मुकाबला खेला जा रहा है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, दरअसल तीसरा T20 मुकाबला है और थोड़ी देर पहले अभी श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा है जिन्होंने 14 रन बनाए हैं 11 गेंदों का सामना करने के बाद। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से भारत ने 128 रन बना लिए हैं और अभी 13 ओवर का खेल हुआ है, तो अब ऐसा लगता है कि भारत को
तीसरे और चौथे घेर में बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ऑलरेडी 2 मुकाबले जीत चुकी है। वैसे आज के मुकाबले में भारत को फ्लाइंग स्टार्ट मिला जब ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने पहले विकेट के लिए 97 रनों की धमाकेदार साझेदारी की। ऋतुराज गायकवाड़ ने 35 गेंदों पर 57 रन बनाए। ईशान किशन इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं 32 गेंदों पर 53 रन बनाकर। तो ये कहना चाहिए कि ग्राउंड हालांकि अगर स्ट्रेट बाउंड्री के मुकाबले दोनों साइड में देखा जाए तो काफी छोटा है और भारतीय टीम ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को दम लगाकर गेंदबाजी करनी होगी, दम लगाकर बल्लेबाजी करनी होगी। जी, स्टूडियो की तरफ से राजेश हमें इशारा कर रहे हैं कि अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में खबरों के सिलसिले को आज यहीं लगाम देते हैं। आज पॉडकास्ट के एडिटर थे रेहान फजल और स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।